तो अभी हमने समझा कि करंट एक्चुअली क्या है। तो करंट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका यूनिट भी आपने देखा था कूलम पर सेकंड, या हम लिख सकते हैं एम्पियर। पर ये करंट किस में फ्लो होगा? तो जनरली मटेरियल अगर आप देखें तो वो कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होता है। तो करंट जनरली हम लोग कंडक्टर में फ्लो जनरली देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं कॉपर एटम ले लेता हूँ, मतलब कॉपर का एक मटेरियल ले लेता हूँ। तो कॉपर जो एलिमेंट है वो उसे इस तरह से लिखा जाता है, मतलब कॉपर एलिमेंट हैज़, लेट अस से, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कॉपर में रहते हैं वो है 29। मतलब उसके पास 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो ये एटम जो बन जाएगा वो है आयन। तो अगर मैं कॉपर का कोई भी कंडक्टर ले लेता हूँ, मटेरियल ले लेता हूँ, तो इस कॉपर मटेरियल में यह जो पॉजिटिव आयन है वो अपनी लेटाइस साइड्स पे बैठे होंगे, और ये जो लेटाइस साइड से अपनी लेटाइस साइड पे ये वाइब्रेट करेंगे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, लो टेम्परेचर ले लेंगे तो भी वो वाइब्रेट तो होंगे, पर वाइब्रेशनल एनर्जी बहुत कम होगी। तो एटम्स तो अपनी जगह से हटने वाले नहीं हैं, मतलब अपनी जगह से वो फिक्स पोजीशन पे बैठे होंगे। पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो हर एक एटम में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं, यह 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली इस कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव हो सकते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव होंगे, मतलब उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी? रैंडम डायरेक्शन। मतलब सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाता है, इसका इस डायरेक्शन है। सभी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन रैंडम है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन रैंडम होगा तो एवरेज करंट जो है वो हो जाएगा 0। क्योंकि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन्स का करंट में फाइंड करूँ तो करंट की डेफिनेशन तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसका तो करंट तो आएगा, पर इसका करंट और ये डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर ये दोनों अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर होंगे तो एवरेज करंट जो है ड्यू टू ऑल दिस चार्ज कैरियर्स दैट विल बी 0। अगर मुझे एवरेज करंट पॉजिटिव लाना है, मतलब कुछ वैल्यू लानी है एवरेज करंट, तो सभी चार्जेस को एक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो आप सभी चार्जेस को एक डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे? तो आपको इस कंडक्टर को बाहर से पोटेंशियल देना पड़ेगा। कैसे देंगे? तो उसके हमें यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, और बैटरी का सपोज मैंने बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल एक एंड के कंडक्टर पे दिया है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो इस एंड में आ रहा है। तो यहाँ पर एक एंड पे नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, जिसके कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। मतलब ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स अब पॉजिटिव जो पोटेंशियल है उस तरफ खींचेंगे, मतलब उनको फोर्स लगेगा। अब ये सभी चार्जेस को फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव होने लगेंगे। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स अब एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। जब सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव होंगे तो हम कहेंगे कि एवरेज करंट अब जो है वो 0 नहीं है, सम वैल्यू है, सम पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो करंट क्यों आया? क्योंकि आपने बाहर से पोटेंशियल दिया, और पोटेंशियल देने से करंट फ्लो होगा। अब सपोज मैं यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है, बाहर से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है, अगर मैं ये पोटेंशियल बढ़ाता हूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पर ये टर्मिनल ज़्यादा और पॉजिटिव होगा, और ये टर्मिनल और नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण ये चार्जेस जो मूव हो रहे थे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, वो चार्जेस की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ गई, इसका मतलब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव होने में टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम कम लगता है तो करंट ज़्यादा आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये पोटेंशियल मैं बढ़ाता जाता हूँ तो यहाँ पर करंट बढ़ता जा रहा है। तो हम इसमें से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जैसे ही मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा फोर्स ज़्यादा लगेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो
करंट भी बढ़ता जाएगा। अगर करंट बढ़ता है तो इसका मतलब है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया है हमने करंट भी बढ़ा दिया, इसीलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। पर ऐसा समझो कि सपोज इस कंडक्टर को का फिजिकल कंडीशन अगर मैं चेंज करता हूँ, फिजिकल कंडीशन का मतलब सपोज इसका साइज और शेप चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेटर से मैं इसको हीट करता हूँ। अगर ये इस मटेरियल को मैंने हीट किया तो ये हीट एनर्जी जब इस कंडक्टर को मिलेगा तो ये हीट एनर्जी के कारण, इन हीट एनर्जी के कारण ये जो आयंस है वो अपनी पोजीशन से वाइब्रेट ज़्यादा होने लगेंगे, मतलब उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही हीट एनर्जी देते हो तो हीट एनर्जी मतलब टेम्परेचर जब आप दिया है तो इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने के कारण होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे थे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा ड्यू टू पॉजिटिव आयंस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे इस डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, अब इस इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो जाएंगे किसके साथ? पॉजिटिव आयंस के साथ। तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के साथ वो बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो करंट कम हो जाता है। इसीलिए V प्रोपोर्शनल टू I कब हो सकता है? जब इसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो तब। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज टेम्परेचर की जगह मैंने प्रेशर अप्लाई किया। अगर मैं इस मटेरियल को प्रेशर अप्लाई करता हूं और सपोज इसका डायमेंशन चेंज हो गया, जैसे कि लेंथ उसकी बढ़ गई। अब लेंथ बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की ओर मूव होने के लिए अब लेंथ बढ़ने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन कोलिजन प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मीन टाइम में जहां एक इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर यहां जाना हो तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन जो होना है वो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैंने ये कहा कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा, पर कब? जब इसकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहती है तब। फिजिकल कंडीशन का मतलब है उसका टेम्परेचर या तो प्रेशर, ऐसी कोई भी कारण उसका साइज और शेप चेंज नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ ओम्स लॉ में डिफाइन, ओम्स लॉ ने स्टेटमेंट दिया था इसी चीज़ को, और इस चीज़ को हम कहते हैं, और ये स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर ओनली व्हेन द फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट। अब इसमें करंट की डायरेक्शन कौन सी बताएंगे? तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बताना है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो होगा थ्रू आउट द कंडक्टर इन अ सर्किट। क्यों? क्योंकि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन दिस डायरेक्शन। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ द करंट। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके अपोजिट आपको एरो बनाना है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालता हूँ तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। ये R क्या है? तो R यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, R इज नथिंग बट इक्वल टू V अपॉन I, वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? ऑफ अ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मीन्स व्हाट? तो हमने जैसे बताया था कि कोई भी कंडक्टर होगा जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस तो होंगे ही, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड तो होंगे ही। तो कोलिजन जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में कितना कोलिजन हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ कितना कोलिजन हो रहा है। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज क्रिएटेड टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन जो फील हो रहा है उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। और वो किस कारण आता है? तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा जब वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होगा या तो इलेक्ट्रॉन खुद दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा तब। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज अ कोलिजन बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट हम लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट यहाँ पर होगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, या तो 1 वोल्ट पर एम्पियर कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज ओम, जिसका सिंबल है
इस तरह से उल्टा ओमेगा बनाना है। तो दिस इज नथिंग बट आवर ओम्स। रेजिस्टेंस का अगर आप कोई सर्किट डायग्राम में आप देखोगे तो रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल कैसा होता है, तो उसे हम जिगजैग पाथ बताते हैं। इस तरह से आपको जिगजैग पाथ बताना है। सो दिस जिगजैग पाथ शोज दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। तो यह था हमारा ओम्स लॉ। तो अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस अब डायमेंशन पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब साइज़ और शेप पे कैसे डिपेंड करता है। अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसका मैं साइज़ चेंज करता हूँ, साइज़ का मतलब है आइदर उसका लेंथ बढ़ाता हूँ या तो उसका थिकनेस बढ़ाता हूँ, तो रेजिस्टेंस में चेंज होगा कि नहीं, और अगर होगा तो किस तरह से हो सकता है। तो अगर आप पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस का वायर का लेंथ मैं बढ़ा देता हूँ, मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल वायर है उसकी लेंथ है लेटर से L, और किसी भी तरह उसकी लेंथ अगर बढ़ जाती है, और जैसे ही आप लेंथ बढ़ाओगे उसकी लेंथ अगर बढ़ जाती है, लेटर से मैंने लेंथ बढ़ा दी, लेटर से ये L है, ये जो सॉरी ये जो लेंथ है लेटर से डेल्टा L, जितनी लेंथ मैंने बढ़ा दी है, तो लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, तो जब आप लेंथ बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बढ़ जाने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए उसमें पॉजिटिव आयंस बीच में बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। ऐसा समझो कि अगर आप रोड में जा रहे हो, किसी रोड पे जा रहे हो, अगर रोड की लेंथ ज़्यादा है तो आप व्हीकल जो चला रहे हो उसमें ब्रेक लगाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसी तरह से आप लेंथ जैसे जैसे इसमें बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। इसीलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज कम, करंट कम आने वाला है। तो मतलब एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप कैलकुलेट करते हो करंट फॉर टू डिफरेंट लेंथ्स, तो जिसमें जो लेंथ ज़्यादा होगी उसमें करंट कम होगा, बिकॉज R इज़ प्रोपोर्शनल टू L। उसी जगह अगर सपोज मैंने लेंथ फिक्स रखी है पर इस लेंथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बढ़ा दिया, मतलब इसका वायर का थिकनेस मैंने बढ़ा दिया है। वायर का थिकनेस बढ़ाने से क्या होगा कि लेंथ तो हमने फिक्स रखी है पर थिकनेस बढ़ा दी है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में बढ़ा देता हूं तो क्या होगा इसमें, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस तो बढ़ने वाले हैं, पर इसमें अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाता है। मतलब जैसे जैसे आप साइज बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसको कैसे समझते हैं, तो थोड़ा अलग मेथड से समझते हैं कि सपोज लेटर से ट्री है, पेड़ है, ये ट्री है जिसका ट्रंक जो है उसका थिकनेस इतना ही है, और दूसरा ट्री है जिसका मैंने थिकनेस लेटर से थोड़ा बड़ा ले लिया। अब हाइट, दोनों ट्रीज की हाइट सेम है, अब इसकी थिकनेस ज़्यादा है। अब ये दोनों ट्रीज में एंड्स ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब चींटियाँ चढ़ रही है इसके ऊपर चींटियाँ चढ़ रही है। एक साथ आपको सब चींटियाँ को चढ़ाना है ऊपर। दोनों में अगर 100 चींटियाँ चढ़ानी है, हमें दोनों में 100 चींटियाँ चढ़ानी है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे लेटर से 10 सेकंड में कितनी चींटियाँ चढ़ेगी यहाँ पर, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें टोटल अमाउंट ऑफ चींटी जो चढ़ेगी यहाँ पर वो कम पर चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका थिकनेस ज़्यादा है, तो एक साथ सब चींटियाँ इसमें ज़्यादा चढ़ सकती हैं। तो अगर एक साथ चींटियाँ ज़्यादा चढ़ सकती है, मतलब यहाँ पर चींटियों की जगह ऐसा समझो कि चार्जेस है, तो चार्जेस को एक साथ मूव होने में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो मूव होंगे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, वो बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाओगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने के कारण फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो अक्रॉस द सरफेस वो बढ़ जाएंगे। अगर फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाता है मतलब करंट बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर मैं ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मिला दूं तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। साइज बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दिया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिखेंगे जो कहते हैं हम स्पेसिफिक, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो उसे कह सकते हैं रेजिस्टिविटी।
रो यहाँ पर जो है वो उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप किस तरह से समझ सकते हैं, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि कोई भी मटेरियल या कंडक्टर होगा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होगा। अगर आप जैसे हमारी डिक्शनरी होती है उसी तरह से एक इलेक्ट्रिकल मैनुअल अगर आप देखोगे तो हर मटेरियल का कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया होगा। जैसे अगर मैं कॉपर लेता हूँ तो कॉपर का एक फिक्स रेजिस्टेंस वैल्यू है, वो अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ या किसी और जगह पे जाके फाइंड करूँ, अगर मटेरियल कॉपर है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, पर उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायमेंशन। तो हमें डिफाइन करना हो कि व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं कि सपोज द कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। मतलब R will be equal to rho only when the length of the conductor is 1 unit and the area of the conductor is 1 unit। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी अगर का यूनिट अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं R रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। अब R का यूनिट तो ओम्स है, ओम है, एरिया का है मीटर स्क्वायर और लेंथ का है मीटर। तो अगर ये कट कर दूं तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम इंटू मीटर। तो मटेरियल का फिक्स्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, या तो हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी इज फिक्स फॉर एवरी कंडक्टर।